तो बेटा कल हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के कुछ न्यूमेरिकल लगा रहे थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग आगे और चालू करेंगे। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है कुछ इस प्रकार का। तो बेटा क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन क्या है? इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, लिखो इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस ice melts, ice melts. Find by what height, by what height center of mass shifted, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक आइस क्यूब रखा है, ये जमीन है, ये एक आइस क्यूब रखा है, इसकी लेंथ L है, इधर भी लेंथ L है और वो भी लेंथ L है, मतलब एक क्यूबॉइड है, आइस क्यूब है, ठीक है। प्रश्न ये है, और ये 3D आइस क्यूब है। कैसा आइस क्यूब है? ये 3D आइस क्यूब है। बोल रहा है इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखा है और आइस पिघल रही है। आइस क्या हो रही है? पिघल रही है। तो जब आइस पिघलेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा और कितना शिफ्ट होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, -m प्लस एल अपॉन -ml अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये नीचे वाली जमीन का मास कैपिटल M, इसका मास स्मॉल m। ऑप्शन नंबर बी, -2ml बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ऑप्शन नंबर सी, -2ml अपॉन स्मॉल m प्लस स्मॉल m। ऑप्शन नंबर डी 0। अब आपको इसमें में से 4 ऑप्शन कौन से करेक्ट है जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोग कॉपी में बताइए, बताइए। ऑप्शन ई यहां पे, लेकिन आपके पास केवल 4 ऑप्शन है। तो एक बच्चे ने बोला है जिसका नाम श्रेयस है, बी। और तो एक बच्चे ने बोला है सी, मिस्टर टोपीबाज विभव। टोपी लगाए ना आज। आगे बताओ, तुम बताओ, काली जुबान। तुम बताओ बेटा। हाँ, देखो तुम्हें क्वेश्चन सही से पढ़ना है, पहले तमीज से। क्वेश्चन पहले तमीज से पढ़ो, इज्जत देते हुए उसे पढ़ो। बोल रहा है ग्रेविटी फ्री, बोल रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में आइस रखा है। तो अगर बर्फ पिघलेगी भी तो पानी नीचे थोड़ी ना आएगा, मतलब पानी जो है वो यहीं पे अटका रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी होती तो पानी नीचे गिरता ना। मतलब पानी जो है भाई साहब, पानी जो है यहां पे ऐसे ही रहे, पिघल जाएगी। आइस पिघल जाएगी, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं पिघलेगी, आइस पिघलेगी। तो आइस पिघलने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज होगी, वही रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ग्रेविटी होती तो खींच लेती नीचे, ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो वैसे का वैसा ही रहेगा पानी। तो सेंटर ऑफ मास कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चल काली जुबान, पहले नहीं बता इसका, पहले कह रहा मैं अनपढ़ हूं, अब बता रहा ये है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन को तो पढ़ो इज्जत से। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हो भाई? क्या बोल रही है? 1 मिनट ब्रो। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा सुनो, अभी हम लोगों ने पीछे अगर कहीं पे किसी की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी थी तो फॉर्मूला क्या लगाते थे? m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। याद आया या नहीं आया? क्यों भैया? अगर इसी में हमको वेलोसिटी निकालनी होती थी सेंटर ऑफ मास की तो क्या लगाते थे? इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा dr बाई डी टी। ए भैया सुन लो, नहीं तो बाद में फिर रोइयो। dr बाई डी टी को क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सही है। अच्छा भाई, तो यहां क्या हो जाएगा? m1 dr1 बाई डी टी को क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन में वही क्वेश्चन कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं सेंटर ऑफ मास की रेडियस पोजीशन क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है। चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं रिकैप करवा रहा हूं। और अगर एक्सेलरेशन निकालना हो सेंटर ऑफ मास का तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक की कहानी याद है आप लोगों को या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि आप फोर्स निकाल के दिखाओ कितना लगेगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे मास को इधर भेज दें। तो बेटा बताओ, तो m1 प्लस m2 एंड सो ऑन जितने भी मासेस होंगे इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर। बोलो सही है? सही है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं टोटल मास लिख सकता हूं कैपिटल M, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 जितने भी m है सबकी काट डालेगा तो टोटल मास कितना आएगा? टोटल मास कितना आएगा? m। और क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 a1 को लिखोगे फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स ऑन सेकेंड पार्टिकल, इस तरह करते करते फोर्स ऑन थर्ड पार्टिकल, फोर्स ऑन फोर्थ पार्टिकल, फोर्स ऑन फिफ्थ पार्टिकल। समझ रहे हो ना? मतलब हम कह सकते हैं हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला निकला वो निकला F इज इक्वल टू एम ए। और हम लोग जो पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9th से न्यूटन का सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए, तो उस F इज इक्वल टू एम ए में M कांस्टेंट होता था जो कि हमें नहीं बताया गया क्लास 9th में। M दिया रहता था, रख देते थे। मास कांस्टेंट रहता था। मास वेरिएबल भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता? मास चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता? वो कह रहा नहीं हो सकता, उसको बताओ। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो M इज इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, अगर तुम भागोगे, हम तुमको लाइट की स्पीड से भगाएं, तो तुम भागोगे तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो तुम्हारी जो भी एनर्जी बढ़ेगी वो तुम्हारे मास में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉसिबल है? 100-200 की रफ्तार से तो जा सकते हो, तो हल्का फुल्का मास तो बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? तो वहां पे ये चीज नहीं बताई गई थी, न्यूटन के सेकेंड लॉ में मास कांस्टेंट होता है। वहां पे हमको ये भी नहीं बताया गया था फोर्स जो होता है वो नेट फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? और बेटा जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। तो ये फॉर्मूला अब हम लोगों ने अच्छे से जाना। समझ में आई बात? तो F इज इक्वल टू एम ए में जो फॉर्मूला निकला है, एक्सेलरेशन किसका है? सेंटर ऑफ मास का है। किसका एक्सेलरेशन है बेटा? सेंटर ऑफ मास का। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। एक दो पार्टिकल से तो नहीं, बहुत सारे मासेस होंगे। बेटा हो, सुन लो, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा। मैंने कहा इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। ठीक है, मान लो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है।
तो मैंने कहा केवल इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a1 है, तो क्या ये भी 0 होगा? मैंने कहा इस वाले पार्टिकल का a2 एक्सेलरेशन a2 है, तो क्या ये भी 0 होगा? मैंने कहा इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a3 है, तो क्या ये भी 0 होगा? नहीं, ये सब 0 नहीं होंगे। तो अंदर वाले पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है इसका एक्सेलरेशन हो रहा हो, इसका रिटार्डेशन हो रहा हो, दोनों मिलके टोटल 0 कर दें। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, बट अंदर वाले पार्टिकल का, सेपरेट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास 0, वो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। बात समझ में आई इतनी है नहीं? जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, एक ये बॉल है, बता रहे हैं, एक ये बॉल है, ठीक है? इस बॉल का एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, बॉल का एक्सेलरेट, अब हम लोग को 9th में क्या बताया गया? बॉल एक्सेलरेट करके जा रही है, बट एक्चुअल में जो उसका मास है, उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो रहा है। किसका एक्सेलरेशन हो रहा है? सेंटर ऑफ मास का। अब इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मैंने कहा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? a1। इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? a2। इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? a3। तो क्या इन सभी के एक्सेलरेशन सेम होगा? इन सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा? नहीं, a1 अलग होगा, a2 अलग होगा, a3 अलग होगा। अंदर वाले जितने भी पार्टिकल्स है, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात क्लियर हुई? तो हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, F नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्चुअल फॉर्मूला हमारा ये है। बात समझ में आई इस चैप्टर के टर्म में? क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? तो वहां जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होता था, वो दरअसल उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता था, और वो जिन पार्टिकल से बना है, उन हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा होगा? अलग अलग। कैसा होगा? अलग अलग होगा। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। हाँ, आज जैसे तुमने बॉल को फेंका, तो तुम्हारी बॉल किधर जा रही है? इधर सीधे। तो तुमने कहा इसका बॉल का एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो बेटा वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसका एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन इधर, तो हो सकता है इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर हो रहा हो, इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर हो रहा हो। तो ये सारे एक्सेलरेशन जब जुड़ेंगे, तो ओवरऑल तो यही एक्सेलरेशन निकलेगा ना, सेंटर ऑफ मास का। बट लेकिन मैं अगर इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं, तो सबका एक्सेलरेशन कैसा होगा? अलग अलग। कैसा होगा? अलग अलग। अब आई बात समझ में? लेकिन इन सबको मिला के निकालोगे तो यही सेंटर ऑफ मास का ही तो एक्सेलरेशन निकलेगा। आया समझ में या नहीं आया? एक कंडीशन हम लेते हैं, ठीक है? एक कंडीशन लेते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। इफ नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, बताओ बेटा, अगर हम नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 कर दें, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर हम किसी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम नेट फोर्स कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या इसके अंदर जो पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2, इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a3, इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन a4, तो जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर a1, a2, a3, a4 एक्सेलरेशन हो रहे हैं, क्या ये भी सब 0 होंगे? नहीं, इन सबका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। बात समझ में आई? मैंने मान लिया कोई बॉडी है, उस बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो मैंने कहा अगर नेट फोर्स 0 है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ये बात 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन क्या उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का भी एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं, उसका उन उन इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, मैंने कहा पूरी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, तो मैंने कहा इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F1, इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F2, इस पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है F3। तो मैंने कहा जो F1, F2, F3 फोर्सेस हैं, क्या ये भी 0 होंगे? नहीं, ये भी 0 नहीं होंगे।
इंडिविजुअल पार्टिकल पर ना फोर्स जीरो होगा, ना एक्सेलरेशन जीरो होगा, ना वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ, पूरे बॉडी पर हम कह सकते हैं अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। बट इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स का फोर्स जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई है नहीं? क्या इतनी बात क्लियर हुई? और आपको पता है अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ध्यान से समझ लो, अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होगी। तो मैंने आपसे क्या पूछा, हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, हर एक वेलोसिटी मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, इस पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, इस पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं, इन सब की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। लेकिन ओवरऑल अगर पूरे की बात करें, पूरे ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात करें, इस पार्टिकल पर फोर्स जीरो होगा, नहीं, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, नहीं। बात समझ में आ गई? कुछ क्लियर हुआ मैंने जो बताया? इमेजिन, इमेजिन ये बॉल है, इमेजिन करना जो मैं बोल रहा हूं, ये बॉल है, इस बॉल पे मैंने बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाया, फोर्स नहीं लगाया तो इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या इसके अंदर जो छोटे 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 पार्टिकल्स हैं उन पर भी फोर्स जीरो होगा, नहीं, उनकी एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, नहीं, उनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, नहीं। हो सकता है वो पार्टिकल्स अंदर मोशन कर रहे हो, वो पार्टिकल्स अंदर क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, वो तो हमें नहीं दिख रहा ना, लेकिन उनकी जीरो नहीं होगी, उनका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा, फोर्स भी लग रहा होगा। एक दूसरे के ऊपर इंट्रैक्शन करते हैं ना, अट्रैक्शन या रिपल्जन, तो कुछ ना कुछ फोर्स भी एक दूसरे के ऊपर अंदर ये एक्सर्ट कर रहे होंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? पक्का नोट कर लीजिए इतना। तो अगर आपसे कोई पूछे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है तो क्या बताओगे? भाई नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास। इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास का क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल हम आपको और देते हैं, है ना, दे नोट कर लो। तो हम आपको एक अब एग्जांपल देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट ये है जिसका मास m2 है, ठीक है। ये वाला मास इसको अपनी तरफ घसीट रहा है F12 फोर्स लगाकर, ये वाला मास इसको अपनी तरफ घसीट रहा है F21 फोर्स लगाकर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए सिस्टम मान लेते हैं, सिस्टम। इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, ठीक है, हम इस पूरे को सिस्टम मान लेते हैं। मैंने कहा जितना फोर्स ये इसको तेजी से घसीट रहा है उतना ही ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा घसीट रहा है, देख पा रहे हो? ध्यान से सुनना, ये चीज क्लास 12th में भी आएगा। सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाया, देखो सेकंड वाला फर्स्ट वाले को अपनी तरफ घसीट रहा, और F21 का मतलब फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले घसीटा, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले घसीटा। तो फोर्सेस यहां लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? तो बताओ इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या जीरो होगा? नहीं। क्या जीरो होगा? नहीं, क्योंकि फोर्स लग रहा है। इनका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इनका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कहा बेटा ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा क्या है, तो मैंने कहा नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो तुमने कहा जीरो। पूछो क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये इसको घसीट रहा है उतने फोर्स से ये भी इसको घसीट रहा है, तो दोनों फोर्स मिला के क्या हो गया, कैंसिल। तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या है, नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे क्या है, जीरो।
तो नेट एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम पर क्या होगा? 0। अगर इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर मैं कहूं क्या m1 पे फोर्स 0 है? नहीं, m1 पर फोर्स लग रहा है। मैंने कहा m2 पर फोर्स 0 है? नहीं, m2 पर ही फोर्स लग रहा है। क्या m1 का एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। क्या m2 का एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। आपको दिख रहा होगा अंदर वाले पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन फोर्स 0 नहीं है। बट अगर मैं इसको पूरा सिस्टम मान लूं तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या है? 0। नेट एक्सेलरेशन क्या है? 0। नेट वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या 0 होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। इसकी क्या वेलोसिटी 0 कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट होगी? नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो अंदर वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन 0 नहीं है। बाहर उनका उसके पूरे सिस्टम का नेट फोर्स 0 है। अंदर वाले फोर्सेस मिला के 0 हो जा रहा है टोटल। तो पूरे पर नेट फोर्स 0 है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फिर 0 होगा। फोर्स 0 तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0। वेलोसिटी फिर क्या होगी? कांस्टेंट। बोलो समझ में आई? समझ में आई बात? तो यहां पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। पूरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अंदर का क्या फोर्स 0 है हर एक पार्टिकल पर? नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। वेलोसिटी वेरिएबल है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। इसी तरह से हम एक एग्जांपल आपको और देते हैं, ध्यान से सुनना। एक हम चार्ज ले लेते हैं प्लस Q1। ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट क्लास 12 का है। ये प्लस Q2। अच्छा ये तो प्लस Q1 इस पे इधर फोर्स लगाएगा F12। फर्स्ट वाले ने सेकंड पर फोर्स लगाया। क्या सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले पर इधर रेपल्शन करेगा कि नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल ईच अदर। तो F21। बोलो बात सही है? इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? सिस्टम। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अंदर वाले। तो नेट फोर्स ओवल और पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? इसके अंदर का सेंटर ऑफ मास का, अगर फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। क्या होगी बेटा? बोलो समझ में आया या नहीं आया? लेकिन अगर मैं कहूं क्या इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स 0 है? नहीं। क्या इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स 0 है? नहीं। क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं। क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा? नहीं। क्या इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी? हाँ, इसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। बल लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम की ये कहानी है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? अब आ गया? तो ओवरऑल मैं अगर इसका कंक्लूजन दिखाऊं तो कंक्लूजन ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेज उस पर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो नेट फोर्स 0, तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट। बट उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स 0 नहीं होगा, उन पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, उनका वेलोसिटी 0 वेरिएबल होगा, 0 नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है या नहीं? बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आई। अब एक कंडीशन तुमको हम एक और दिखाते हैं, लास्ट कंडीशन, कि अगर इफ सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, इफ सिस्टम वाज इनिशियली एट रेस्ट, मान लो तुम्हारा कोई सिस्टम है पूरा, वो किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, तब क्या होगा? अच्छा कोई सिस्टम रेस्ट पर है तो इसका मतलब उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होगी। क्यों? क्या भैया? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट नहीं बोलोगे? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी होगी बट वही है। जैसे मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट है 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो वो लगातार 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। वो कितने सेकंड से जा रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गया।
नेट एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? तो मैंने बोला कि अगर कोई सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की? जीरो। नेट फोर्स क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? जीरो। समझ में आई बात या नहीं आई? मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा ये बताओ, अगर कोई बॉडी है उस पर नेट फोर्स जीरो है, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, तो तुम क्या कहोगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। यही बोलोगे ना? यही बोल रहे हो ना? लेकिन मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी आपकी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है। कांस्टेंट का मतलब है कि मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है बॉडी, तो अब उस पर फोर्स लगाना हमने बंद कर दिया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया उस ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है उसके सेंटर ऑफ मास की, तो क्या कहोगे? वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सिस्टम पूरा रेस्ट में है, तो क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही जीरो है। बात समझ में आई या नहीं? बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? रिमेन्स एट रेस्ट। रिमेन्स एट रेस्ट मतलब अगर कोई सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था तो फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा। फाइनली भी रेस्ट में रहेगा। वो तो मैंने उसको कंडीशन बताई थी। बस यहां पर आपका क्या दिख रहा है? सिस्टम जो है इनिशियली रेस्ट में है। अगर इनिशियली रेस्ट में है तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो, नेट फोर्स भी जीरो, नेट एक्सेलरेशन भी जीरो। तो इनिशियली रेस्ट पे था, वेलोसिटी जीरो है, कोई आगे बढ़ेगा नहीं, तो फाइनली भी तो वही रेस्ट पे ही रहेगा। बात समझ में आ गई? मतलब सेंटर ऑफ मास का कोई भी डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। बात समझ में आ गई है नहीं? बोलो बेटा, बात समझ में आई है नहीं आई? क्लियर हो गया? इनिशियली भी आपका सिस्टम रेस्ट में था और फाइनली भी किस में रहेगा? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल कराते हैं। तो बेटा अब इसके आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल लिखिए। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट? बोट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? बोट व्हेन विभव व्हेन विभव विभव ठीक है, व्हेन विभव comes to another corner, comes to another corner, corner, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एक बोट है, ये पानी में है। इस बोट की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर की है। कितने मीटर की है? 4 मीटर की। बोट जो है वो 40 kg की है। बोट कितने kg की है? 40। यहां पे विभव खड़े हैं, ठीक है। अब विभव एक एंड पे खड़े हैं, इनका वेट जो है 60 kg है। विभव का 60 है ना, चलो 10 कम, ठीक। तो अब विभव जो है, अब विभव जो है वो इधर से मूव करके बोट के इस कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है, यही लिखा है। तो और दूसरी चीज,
जो बोट है वो इनिशियली एट रेस्ट, किस पर है? इनिशियली एट रेस्ट पे है। अगर इनिशियली बोट रेस्ट पे है तो बोट पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो बोट का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। तो बोट की वेलोसिटी क्या होगी सेंटर ऑफ मास की? वो भी जीरो होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, जीरो होगी। बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? यानी सेंटर ऑफ मास भी इस बोट का फाइनली भी रेस्ट में होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब यही है ना। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जब विभव आगे बढ़ेंगे तो ये बोट को पीछे धक्का मार के आगे बढ़ेंगे। बात समझो, जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ये पुश करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ये हम आगे बढ़ना है तो इसको पीछे धक्का मार के आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो जब ये विभव आगे बढ़ेंगे तो बोट कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगी अपनी जगह से। तो वही डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि बोट कितना डिस्प्लेस करेगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोट का सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा। बोट पर नेट फोर्स कोई नहीं लग रहा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। विभव बोट पर फोर्स लगा रहे, बोट विभव पर फोर्स लगा रही, दोनों फोर्सेस मिला के नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के बोट का क्या होगा? जीरो। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो। बोट इनिशियली भी रेस्ट में थी और फाइनली भी रेस्ट में है। बट जब ये आगे बढ़ेंगे, टपक 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 टपक, जब ये आगे बढ़ेंगे तो बोट को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे और 4 मीटर तक जाएंगे चल के बोट के कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो बोट कितना डिस्प्लेस करेगी? यही क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? बोट का क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। अब हम सभी बच्चों को पता है फॉर्मूला क्या लगेगा। डी आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डी R1 M1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। याद आ रहा है? याद आ रहा है फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, लगा दो लगा दो। चलो लगाया जाए। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि रेस्ट में ही है। सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करेगा। बताओ मूवमेंट किधर हो रही है? मूवमेंट M1 मास कितना है? 60 किलो। विभव का मास कितना है? 60 किलो है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बोट किधर की तरफ बढ़ेगी? पहले ये बताओ। पीछे की तरफ बढ़ेगी, वो भी कितना? x। नहीं पता हमें, यही तो निकालना है बोट कितना डिस्प्लेस कर रही है। पता है क्या तुमको कितना डिस्प्लेस कर रही है? नहीं ना। ये कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं? 4 मीटर। बोट पीछे, जब ये आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बोट पीछे की तरफ डिस्प्लेस करेगी। यही तो हमको निकालना है। क्यों? हाँ, तो एक बात समझो, इनका मास कितना है? 60 kg। अच्छा, जब ये 4 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये x पीछे जाएगी। x मीटर पता नहीं कितना, तो 4 में से x माइनस करोगे तभी तो वो x निकलेगा। ध्यान समझना, ये जब 4 मीटर चल के आगे जाएंगे तब ये बोट x मीटर पीछे जाएगी, तो ये 4 हटाना पड़ेगा तभी तो x मिलेगा। नहीं समझे? अब यहां पर जब ये पहुंच जाएंगे तो यहां से 4 मीटर तो है ही है, और x कितना आगे बढ़े वो भी होगा, तो 4 माइनस x कर दोगे तो टोटल दूरी कितनी इन्होंने तय की? 4 माइनस x प्लस M2 कितना है? 40 kg। और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही? माइनस एक्स। माइनस एक्स क्यों लिखा? क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये M1 M2 इधर जाके क्या हो जाएगा? जीरो। M1 M2 उधर जाके क्या हो जाएगा? बस खत्म। अब सॉल्व कर दो, x निकाल लो। कितना आ जाएगा? 4 5 24 24 240। सही है। और माइनस 60x प्लस, प्लस क्यों? माइनस 40x। सही है। कितना आ जाएगा? 240 माइनस 100x, यानी 0 0, यानी x इज इक्वल टू
240/100, 0 से 0 कैंसिल। बोट कितना मूव करेगी? 2.4 मीटर पीछे की तरफ जाएगी, है ना? ये माइनस का इधर प्लस में आएगा, फिर 100 नीचे चला जाएगा। तो बोट कितना मूव करेगी? 2.4 मीटर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? आ गया समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। हो गया? तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, इसके आगे फिर आगे कल बढ़ेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए जल्दी से क्वेश्चन को। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये जो x जा रही है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जब इधर से इधर जाएंगे मूव करके, तो इनको पता चलेगा कि बोट पीछे गई है? नहीं, इनको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये बोट पे मूव कर रहे हैं। हम ग्राउंड पे अगर कोई बंदा खड़ा होगा तो वो देख पाएगा कि हाँ बोट हल्की पीछे गई है। बोट रेस्ट पे है, बोट पे खड़े हो तुम, बोट रेस्ट पे है, बोट का नेट फोर्स 0 है, तुम बोट पर फोर्स लगा के आगे बढ़ रहे हो, तुम तो अपना आगे बढ़ रहे हो ना, तुम्हें लग रहा है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय बोट भी पीछे जा रही, वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। वो हिलना तुमको पता चलेगा, पीछे जा रही कितना वो नहीं पता चलेगा। तो वो जो बाहर खड़ा उसी को दिखेगा कि हाँ बोट पीछे जा रही है। हाँ तब पता चलता है, तब की कहानी अलग है, वो भी अभी कराएंगे, वो भी अभी कराएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने निकाला है। WRT समझ में आई बात? तो अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनना, ग्राउंड के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4, जो कि इधर बढ़ रहा था, और डिस्प्लेसमेंट बोट की किधर हो रही थी? इधर। तो इसकी वेलोसिटी यानी इसका डिस्टेंस माइनस इसका डिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बात समझ में आई? 4 - x, और इसकी कितना है डिस्प्लेसमेंट कर रही? -x डायरेक्शन में। सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो इसके आगे कल बढ़ेंगे, एक बार न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल फिर समझा देंगे।